हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपोस्टल की। अगर आप विदेश में पढ़ने जाने वाले हैं या आप काम के लिए जा रहे हैं या आप शादी करने जा रहे हैं या फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए जा रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल करवाना पड़ेगा। अभी तक हमारी कंपनी हज़ारों डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल कर चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अपोस्टल होता क्या है। हम इस वीडियो में नज़र डालेंगे कि अपोस्टल की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अपोस्टल किया जा सकता है। हम ये भी बात करेंगे कि क्या सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपोस्टल होते हैं या डॉक्यूमेंट्स की ट्रू कॉपीज़ भी अपोस्टल हो सकती हैं। हम ये भी बात करेंगे कि वैलिडिटी कितनी होती है अपोस्टल डॉक्यूमेंट्स की, और हम ये भी बात करेंगे कि जो प्रोसेस है अपोस्टल का उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपोस्टल की। देखिए, अब हुआ क्या है कि पिछले करीब 70-80 सालों में दुनिया भर में ट्रेड बढ़ रहा है और लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो एक समझौता हुआ। नीदरलैंड्स में एक शहर है हेग, वहाँ पे एक समझौता हुआ 5 अक्टूबर 1961 को, जहाँ पे कंट्रीज़ ने ये कहा कि ये जो लीगलाइजेशन का प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे अपोस्टल के साथ। और अब जैसे सपोज़ करिए किसी एक कंट्री के सिटीजन को अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी और कंट्री में यूज़ करना है, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, बिज़नेस करने के लिए या फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए या शादी के लिए, तो अपोस्टल ही काफ़ी होगा और हर कंट्री में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल कर सकेगी। तो आइडिया ये था कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। अब ये जो कन्वेंशन है इसको बोला जाता है हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन, मैंने आपको बताया कि हेग एक जगह है नीदरलैंड्स में, और इंडिया सन 2005 से इस ट्रीटी का हिस्सा है, इस संधि का हिस्सा है 2005 से। अब डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जब भी आप अपनी एप्लीकेशन, वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं एम्बेसी में, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल करवाना पड़ता है। अब अपोस्टल डॉक्यूमेंट आपके जैसे डिग्री की कॉपीज़ हो सकती हैं, मार्कशीट हो सकती हैं, मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, कंपनी फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। अगर आपको कहीं विदेश में शादी करनी है तो आप अपने सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट को अपोस्टल करवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अपोस्टल किया जा सकता है, मेनली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और कुछ केसेस में पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। अब बेसिकली है क्या कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो सीधे अपोस्टल नहीं करता है। कुछ एजेंसीज़ हैं विदेश मंत्रालय की जो अपोस्टल करती हैं डॉक्यूमेंट्स को। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है वो है कि आपके डॉक्यूमेंट्स नोटराइज होंगे। उसके बाद वो एसडीएम के पास या जो स्टेट का होम डिपार्टमेंट है उसके पास जाएंगे, और उसके बाद फाइनली विदेश मंत्रालय के पास जाएंगे जहाँ पे वो अपोस्टल हो जाएंगे। अपोस्टल बेसिकली एक स्टिकर होता है जहाँ पे मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है या जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। एक स्टिकर होता है ब्लू और पिंक कलर का, मैं एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ अपोस्टल स्टिकर का, और उस पर लिखा होता है कि किसके नाम से डॉक्यूमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट है। तो ये अपोस्टल होता है। और मैं बता चुका हूँ कि मतलब हम खुद भी बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के लिए अपोस्टल कर चुके हैं अलग अलग कंट्रीज में। मेनली यूरोप में अभी तक हमने काम किया है, और जनरली हमें लोग अप्रोच करते हैं जब उनको वीज़ा अप्लाई करना होता है, और वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल करवाना पड़ता है। अब ये भी पूछा जाता है कि क्या सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपोस्टल होते हैं? नहीं, बेसिकली जो कॉपीज़ होती हैं डॉक्यूमेंट्स की वो भी अपोस्टल होती हैं। कई केसेस में हमने क्या किया है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हमारे क्लाइंट को अपने ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करना था इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से पोर्तुगीज़ ड्राइविंग लाइसेंस में, तो उन्होंने हमें अपना एक्सट्रैक्ट का PDF भेज दिया जिसका प्रिंट आउट लेके हमने उसको अपोस्टल करवा दिया।
तो ट्रू कॉपीज़ भी कई बार मतलब एक्सेप्टेबल होती हैं, लेकिन आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर एम्बेसी की या जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर जगह हर कंट्री में हर एम्बेसी में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉपी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपोस्टिल करवाना चाहिए। अब अपोस्टिल की जो वैलिडिटी होती है वो आमतौर पे 6 महीने की होती है, और आप अपने डॉक्यूमेंट को मल्टीपल बार अपोस्टिल करवा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अपोस्टिल पे एक स्टैम्प भी लगी होती है कि जो विदेश मंत्रालय है वो जो डॉक्यूमेंट में है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि ये डॉक्यूमेंट सही है, मतलब असली या नकली है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो ये मोहर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे मोहर मिसिंग थी और जिन लोगों ने वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे उनको प्रॉब्लम आई। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, और आम तौर पे अपोस्टिल का जो प्रोसेस होता है, एक बार आप अपने एजेंट को या एजेंसी को डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो वो 3-4 वर्किंग डेज़ में ये प्रोसेस हो जाता है। फ़ीस वेरी करती है हर जगह, हर कंसल्टेंट या एजेंट की फ़ीस अलग अलग है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सही जगह से अटेस्ट हो, फिर अपोस्टिल हो। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट सही ढंग से अटेस्ट या अपोस्टिल नहीं होता है या कुछ भी नकली होता है तो फिर उसका असर आपके वीज़ा प्रोसेस पे पड़ सकता है। अगर आपके कोई और सवाल हैं अपोस्टिल के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मतलब हमसे अपोस्टिल करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।